नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे क्यों मायावती और राहुल गांधी के बीच बढ़ी तल्खी। एक नजर डालेंगे दिल्ली की नई सीएम के एक्शन पर, देखेंगे बीजेपी की सहयोगी पार्टी को जिसने आरजेडी से हाथ मिलाने का खोला विकल्प। एक नजर डालेंगे महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर, जानेंगे क्यों 4 साल में पहली बार हो रही भारत पाकिस्तान के बीच फ्लैग मीटिंग। और आखिर में जानेंगे दिल्ली की पूर्व सीएम और कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने नई सीएम पर लगाए क्या आरोप। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का हुआ तलाक। 18 महीने से अलग रह रहे थे दोनों, वहीं दिसंबर 2020 में हुई थी शादी। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान को लेकर रेलवे हाई अलर्ट पर, डीडीयू जंक्शन पर कमांडो तैनात, वहीं आरपीएफ की कमांडो टीम भी संभालेगी मोर्चा। हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप की प्रतिमा मस्जिद के सामने स्थापित करने पर हो रहा है विवाद। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने वापस ली आपत्ति। बस्तर राजघराने में 135 वर्षों बाद गूंजी शहनाई। राजकुमारी भुवनेश्वरी के साथ होने जा रहा महाराजा कमल चंद्र का विवाह। बिहार के सासाराम में परीक्षा में नकल से रोका तो चल गई गोलियां, एक छात्र की मौत, वहीं देखने को मिला भारी विवाद। राजधानी भोपाल के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर जानलेवा हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, ब्रिज का गलत डिजाइन बना वजह। सौरभ गांगुली की कार का दुर्गापुर एक्सप्रेस वे पर हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर। वहीं दिल्ली में आतिशी और पूर्व मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ हटाए गए। मुख्यमंत्री की आज अफसरों के साथ मीटिंग। 24 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। आज चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, वहीं अफ्रीका ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग, नहीं खेल रहे चोटिल क्लासन। 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी में ओले गिरे, राजस्थान में बढ़ी ठंड तो वहीं मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर गिरेगा। मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, केस रद्द करने की मांग, आज होगी सुनवाई। ये तो थी अब हेडलाइंस, चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। दिल्ली चुनाव में वोट शेयर में मामूली ही सही इजाफे से उत्साहित कांग्रेस पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में दलितों को पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं, जहां उन्होंने दलित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र हुआ तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए कांशीराम मायावती के कामकाज की भी तारीफ कर दी। इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर सवाल उठाए। राहुल के बयान पर मायावती ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 दिन से राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब सवाल है कि बसपा की सियासी गुगली से राहुल गांधी इतना परेशान क्यों है और मायावती को लेकर उनकी टीस क्या है। इसकी चर्चा से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने मायावती को लेकर क्या कहा और बसपा प्रमुख ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को रायबरेली के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे थे। इस दौरान मायावती का जिक्र आया तो राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। हम चाहते थे कि मायावती हमारे साथ लड़े, लेकिन किसी ना किसी कारण से वह हमारे साथ नहीं आई। हमें तो बहुत दुख हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा साथ आ जाते तो परिणाम कुछ और होता, बीजेपी नहीं जीत पाती। राहुल गांधी ने बसपा
बसपा के इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होने की टीस जाहिर की तो मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उसकी सरकारें हैं वहां बसपा और उसके अनुयायियों के साथ उसका द्वेषपूर्ण जातिवादी रवैया रहा है। वहीं बता दें कि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनिधि युक्त पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था। सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। कल गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। रेखा दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी। रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह ने भी शपथ ली है। शाम में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। रेखा सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सीएजी की 14 रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र सदन में रखा जाएगा। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी तो वहीं आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ गया। आपके खाते में केवल 22 सीटें आई हैं। देश का राजनीतिक फोकस अब दिल्ली से शिफ्ट होकर बिहार की तरफ है। इस हिंदी भाषी राज्य में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव जो होने हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक से आई मुस्कुराती तस्वीरों के बीच यूपी में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी अपनी अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। ओबीसी वोटरों में लोकप्रिय ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बिहार में अभी से समीकरण सेट करने में जुट गई है। एसबीएसपी चाहती है कि बिहार में सीट शेयरिंग के समय भाजपा उसे 15 से 25 सीटें दे। इसके लिए एसबीएसपी ने अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसके तहत बिहार में पिछले 3 महीने में राजभर की पार्टी ने ताबड़तोड़ 24 रैलियां की है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री हैं। बिहार का राजनीतिक समीकरण देखें तो यहाँ भाजपा और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के अलावा एनडीए के 3 और घटक दल हैं। इसमें चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। अभी तक भाजपा ने बिहार में मुख्यमंत्री का पद अपने जूनियर पार्टनर जेडीयू को दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे बिहार चुनाव के समय सीट बंटवारे में एसबीएसपी के प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीएसपी नेताओं का दावा है कि उन्होंने पहले ही भाजपा नेतृत्व को बिहार की 25 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों से अवगत करा दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर बीजेपी उनकी पार्टी को पसंद करती है और देती है तो वे 15 सीटों पर समझौता कर सकते हैं। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि ओबीसी वोटरों को साधने वाली इस पार्टी ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए अपने विकल्प खुले रखे हैं। वहीं बता दें कि सीएम योगी ने गुरुवार को महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आ रहे हैं। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। 35 से ज्यादा वीआईपी संगम स्नान करेंगे। मेला खत्म होने के 5 दिन और बचे हैं। दोपहर 12 बजे तक बता दें कि 68,09,000 श्रद्धालुओं ने
संगम स्नान किया है। अब तक करीब 58 करोड़ 71 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज शुक्रवार से महाकुंभ में भीड़ बढ़ गई है क्योंकि आखिरी वीकेंड है। प्रयागराज के एंट्री पॉइंट से लेकर शहर के अंदर तक भीषण जाम लगा है। 500 मीटर की दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लग रहा है। सेक्टर 19 में गुरु गोरखनाथ अखाड़े के सामने बने श्रद्धालुओं के शिविर में गुरुवार रात करीब 11 बजे आग लग गई। एक महिला झुलस गई। बताया जा रहा है कि उस वक्त पंडाल में करीब 10 लोग रुके थे। आग में पंडाल, गद्दे, सामान, मोबाइल और कुछ पैसे जल गए हैं। संगम आने वाले सभी रास्तों पर 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के बाहर की पार्किंग में ही वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से अटल बसों की सुविधा है। हालांकि बस ना मिले तो संगम पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। भीड़ के चलते प्रयागराज में स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन लगेंगी। प्रयागराज आने जाने वाली 8 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी गई हैं। 4 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। दूसरी ओर वीआईपी की गाड़ियां अरैल घाट तक जा रही है। प्रयागराज की रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही शहर में एंट्री दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में LOC यानी नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फ्लैग मीटिंग हुई। पुंछ सेक्टर के चाकादा बाग में हो रही मीटिंग में दोनों पक्षों के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। ये मीटिंग 75 मिनट तक चली। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच किस तरह की पहली मीटिंग है ये। आखिरी फ्लैग मीटिंग साल 2021 में हुई थी। पिछले कई हफ्तों से LOC पर तनाव बना हुआ है। आप सभी को बताते चले, सेना ने 4 फरवरी को 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। वहीं 13 फरवरी को भी पाकिस्तानी सैनिकों के सीज फायर तोड़ने की खबर आई थी। सेना ने बाद में इसका खंडन किया था। जम्मू कश्मीर में LOC पर 16 फरवरी को पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई, जहां एक भारतीय जवान घायल हो गया। इस घटना के बाद भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई। 13 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना में गोलीबारी की खबर आई थी। बताते चले, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी अधिकारियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स में 6 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। हालांकि भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू है। भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि घटना 4 फरवरी के रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास हुई थी, जब LOC के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। सूत्रों का दावा था कि भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 14 जनवरी को LOC के पास लैंडमाइन ब्लास्ट में गोरखा राइफल्स के 6 जवान घायल हो गए थे। ब्लास्ट भवानी सेक्टर में मकरी इलाके में हुआ था। जवानों की एक टुकड़ी खंबा किले के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। उसी दौरान एक जवान का पैर गलती से सेना की बिछाई लैंडमाइन पर पड़ गया था। पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की योजना को पास ना करने पर दिल्ली के पूर्व CM और कालकाजी से आप विधायक आतिशी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा है कि 31 जनवरी 2025 को PM मोदी ने द्वारका में एक रैली की थी। इस रैली में उन्होंने कहा था कि माताएं बहनें तो बीजेपी का कवच है। फिर उन्होंने कहा कि मैं सभी माताओं और बहनों से कहूंगा कि अपने खाते से अपना नंबर लिंक करवा ले, क्योंकि पहली कैबिनेट में ही सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। आतिशी ने कहा कि ये वादा मोदी ने किया था। न केवल मोदी जी ने बल्कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने संकल्प पत्र में भी ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में ये योजना पारित हो जाएगी। कल बीजेपी की सरकार ने शपथ ली और कल शाम को 7 बजे बीजेपी की दिल्ली सरकार की पहली बैठक हुई। अगर मोदी की गारंटी होती तो कल शाम 7 बजे की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना पास होती। लेकिन रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन PM मोदी को झूठा साबित कर दिया। आतिशी ने आगे कहा कि आज मैं रेखा गुप्ता से ये पूछना चाहूंगी कि मोदी की एक गारंटी को तो आपने झूठा साबित कर दिया, लेकिन मोदी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पहली किश्त आ जाएगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वो मोदी की दूसरी गारंटी को भी झूठा साबित करेंगी। आतिशी के इस बयान पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि आतिशी को इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं के खातों में पैसे जमा हुए या नहीं। उन्हें अगर सच में चिंता होती तो पंजाब की महिलाएं पिछले 3 साल से इंतजार नहीं कर रही होती।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में रकम पहुंचेगी। बता दें कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी और मोदी ने कहा है कि जिसने भी देश को लूटा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।